बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने जो फीडबैक मैकेनिज्म कंप्लीट करके तकरीबन एंडोक्राइन सिस्टम भी खत्म कर दिया है। इस चैप्टर को जब उसने लिखा, तो इस चैप्टर के शुरू में उसने नर्वस सिस्टम का तज़किरा किया, उसके बाद उसने एंडोक्राइन सिस्टम का तज़किरा किया। उसके बाद अब हम जिस पेज पर जाएंगे उसमें ये एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को कंपेयर करेगा एक दूसरे से। ठीक है। तो ये जो सारे टॉपिक हैं, जो पहला नर्वस सिस्टम का था वो न्यूरोलॉजी के अंदर आता है। न्यूरोलॉजी मतलब आगे जाके एक बहुत बड़ी ब्रांच है मेडिकल की फील्ड की। तो उसके अंडर आता है न्यूरोलॉजी का सिस्टम। उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी के अंडर आता है, जो कि एक अलग से एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें हम एंडो के मुख्तलिफ डिसऑर्डर की बीमारियों को पढ़ते हैं। इसके बाद जब ये कंपैरिजन करवा के आगे जाएगा, उसके बाद जो है वो एक और चीज का इसने थोड़ा सा एंड पर टच दिया है इसी चैप्टर में। और वो भी देना जरूरी था किसी लिहाज से। वो एक्चुअली एमबीबीएस में इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। और मेडिकल की किसी भी मेडिकल क्लिनिकली नहीं पढ़ाया जाता। वो किस चीज में आता है वो हम आगे जाकर बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस लेक्चर में जो है वो आपको बताता हूँ, बताने की कोशिश करूंगा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या फर्क है और क्या सिमिलरिटीज भी है। मतलब किस तरह से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे से मुशाबहत रखता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, और किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सबसे पहले सिमिलरिटीज की बात की जाएगी कि सिमिलर कैसे है ये। अ, यानी कि नर्वस सिस्टम में और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकली कोऑर्डिनेशन होती है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। तो इसलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन इसने वर्ड यूज किया है एंडोक्राइन सिस्टम की जगह। सबसे पहला पॉइंट उसने रेज किया है कि बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर ग्लैंड्स भी होते हैं, ये जैसे थायराइड हार्मोन में हर एक जो सेल है वो अ, कौन सा ये ब्लू कलर जैसे कि थायराइड ग्लैंड में हर जो ग्लैंड का हर सेल है वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है या थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड नर्व सेल्स। नर्व सेल किसको कहते हैं? नर्व सेल को उसने खुद ही बता दिया ब्रैकेट में, न्यूरॉन। हर एक नर्व सेल एक न्यूरॉन के बराबर है। एक नर्व एक न्यूरॉन के बराबर नहीं है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में, अगर मैं ज्यादा नहीं तो 20,000 मरतबा ये बता चुका हूँ कि नर्व में, न्यूरॉन में, नर्व सेल्स में क्या कनेक्शन है, क्या फर्क है। बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड नर्व सेल्स, यानी कि न्यूरॉन्स, सिंथेसाइज केमिकल मशीन पर। यानी कि ये दोनों किस्म के सेल्स ही जो है वो केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा हो सकती है कंफ्यूजन हो सकती है कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो तो चलो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस करवा रहे हैं। मैसेंजर, अच्छा मैसेंजर किसको कहते हैं? वैसे सबसे पहले तो ये मैसेंजर पर बात होनी चाहिए। मैसेंजर कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर पैगाम लेकर जाए। तो देखो, पिट्यूटरी में से टीएसएच निकलता है। अगर मैं इस पिक्चर में आपको बता दूं थोड़ा सा, चलो इसी पिक्चर को ले लेते हैं। ये देखो, ये पिट्यूटरी में से, ये पिट्यूटरी है, ठीक है, ये पिट्यूटरी है, तो इसमें से टीएसएच निकला। टीएसएच एक हार्मोन है, हमें पता है। इसके एंड पर एच हार्मोन के लिए ये टीएसएच का पूरा मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी में से टीएसएच निकला और टीएसएच जाकर थायराइड ग्लैंड पर एक्ट किया। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ ना। तो टीएसएच क्या बना? फिर एक मैसेंजर है ना जो कि पिट्यूटरी का पैगाम लेकर जा रहा है थायराइड के पास। ठीक है। इसी तरह ही थायराइड से ये थायराइड हार्मोन निकला जिसका दूसरा नाम थायरोक्सिन भी है। और ये अ, जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स के पास गया, मसल्स के पास गया, लिपिड्स के पास गया। ठीक है। तो ये जो थायराइड हार्मोन है ये थायराइड का पैगाम लेकर जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों तक पैगाम लेकर जा रहा है। और इसी तरह ही
ये थायरोक्सिन ना सिर्फ जिसम के मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों पर गया बल्कि पिट्यूटरी और थैलेमस पर भी गया। तो इस तरह से इसने थायराइड का जो थायराइड हार्मोन ने थायराइड का पैगाम पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस तक भी पहुंचाया। तो ये मैसेंजर है जो थायराइड हार्मोन है, ये एक मैसेंजर के तौर पर काम कर रहा है। इसमें तो बात बहुत ही वाज़ेह है। लेकिन बात ये है कि नर्वस सिस्टम में कौन से मैसेंजर हैं। तो नर्वस सिस्टम में जो मैसेंजर्स एक्चुअली में होते हैं, मैं एक पिक्चर तो मैं पहले भी आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, थोड़ी सी जो है वो मजे की है ये पिक्चर, देखने में अच्छी लगती है। हाँ, ये है एक साइनैप्स की पिक्चर। इसमें जो है वो हमें दिखाया है, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। ये एक न्यूरॉन है और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। यानी कि ये साइनैप्स से पिछला न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये दरमियान के साइनैप्स है। ठीक है। और इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं, ये पूरा साइनैप्स है, यानी कि ये जहाँ पर दो न्यूरॉन मिलते हैं उस पूरे कनेक्शन को हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है। और ये जो दरमियान में खाली बन गई है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो आपको ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल से नजर आ रहे होंगे लाल। ठीक है। तो ये इसमें एसिटाइल कोलिन होता है बेसिकली, आमतौर पर कुछ भी हो सकता है, मतलब सिर्फ एसिटाइल कोलिन नहीं, लेकिन समझने के लिए एसिटाइल कोलिन होता है। तो जब ये साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ पर आकर मिलेंगी तो ये बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पर ये पीले दिखाए होंगे, पीले पीले, और ये आगे जाकर रिसेप्टर पर जाकर अटैच कर जाएंगे। ये देखो ये रिसेप्टर दिखाए होंगे और उन पर ये पीले दाने जाकर अटैच कर गए। तो असल में तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भी जो पैगाम है, जो नर्व इम्पल्स है, वो किसी केमिकल मैसेंजर के थ्रू ही पहुंच रही है। ठीक है। तो एक मैसेंजर है जो कि पिछली न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन तक पैगाम पहुंचा रहा है। ये अलग बात है कि न्यूरॉन के अंदर अगर हम आगे चले जाएं तो फिर जो है वो नर्व इम्पल्स ही चलती है, फिर कोई केमिकल मैसेंजर नहीं होता। लेकिन एक न्यूरॉन जब खत्म होता है और फिर अगला न्यूरॉन जब शुरू होता है, वहां दरमियान में हमें केमिकल मैसेंजर की ही जरूरत होती है। तो इस तरह से ये दोनों सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन या एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये दोनों एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पहला ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बोथ रिलीज द मैसेंजर केमिकल्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये भी बड़ा आसान सा पॉइंट है समझने की, जो है इसको 2 मिनट में समझा देता हूँ। ये दोनों ही, यानी कि नर्वस सिस्टम भी और केमिकल सिस्टम भी, सेल के अंदर कोई केमिकल नहीं प्रोड्यूस हो रहा। ठीक है। सेल के अंदर मैसेंजर नहीं प्रोड्यूस कर रहे, यानी कि मैसेंजर जो है प्रोड्यूस करने का मतलब सेक्रीट नहीं कर रहे हैं। जब वो फेंकते हैं तो वो सेल से बाहर फेंकते हैं। ठीक है। थायरो एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड तो जो भी केमिकल पैदा करेगा वो कहाँ पर फेंकेगा एंडोक्राइन ग्लैंड? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ पर फेंकेगा? बेसिकली वो ब्लड में फेंकेगा, सिंपल सी बात है। तो ब्लड जो है वो सेल के अंदर है या सेल के बाहर है? ब्लड तो ब्लड वेसल्स में है ना, तो ब्लड वेसल्स में है ब्लड, तो सेल के अंदर तो ना होगा। ठीक है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की तो समझ लगी। और जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में भी ऐसा ही है। ये देखो आप, देख लो कि जो केमिकल मैसेंजर है, ये ये भी सेल है और ये भी सेल है, लेकिन इनके दरमियान ये वाला जो हिस्सा है ये सेल नहीं है। ठीक है। ये दो सेल के दरमियान कनेक्शन तो है लेकिन ये सेल नहीं है। तो केमिकल मैसेंजर भी यहाँ पर भी जो सक्रीट हो रहा है वो सेल से बाहर हो रहा है। ठीक है। और इसी तरह क्या है, ये नर्वस सिस्टम में भी देखो सेल से बाहर हो रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी सेल से बाहर हो रहा है। ठीक है। ये दूसरा पॉइंट होगा। बोथ हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। तो शुरू में ही बताया था कि दोनों ही सिस्टम का काम जो है, नर्वस सिस्टम का और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम का, दोनों का ही काम कोऑर्डिनेशन करवाना है, बॉडी के मुख्तलिफ कामों के दरमियान नज्म और जबत कायम करवाना है, इनका काम है। बोथ फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई आइदर फ्रॉम विद इन द बॉडी और फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये भी बड़ा आसान है कि दोनों ही जो सिस्टम है ना, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के दोनों ही सिस्टम है, ये जो कुछ खास किस्म की स्टिमुलाई हैं, बाहर से कुछ चेंजेस हैं स्टिमुला, जो कि बाहर से जरूरी नहीं, जिसम के अंदर भी चेंजेस हो सकती हैं, बाहर भी हो सकती हैं। तो वो उनको उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं दोनों ही। मिसाल के तौर पर जब हमारा हाथ गर्म तवे पर रखा जाता है तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और सिग्नल जाता है दिमाग तक और स्पाइनल कॉर्ड तक।
तो ये देखो कैसे चेंज एक्टिवेट हुआ नर्वस सिस्टम। इसी तरह ही जब गर्मी या सर्दी पड़ती है तो हमारा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो कोर्टिसोल बढ़ेगा बॉडी में, थायराइड बढ़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से दोनों सिस्टम बाहर के और जिस्म के अंदर भी मतलब मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से सिस्टम एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है। बोथ आर होम्योस्टेटिक इन फंक्शन। और ये दोनों ही होम्योस्टेटिक हैं। होम्योस्टेटिक स्टेटिस क्या होता है ये आपको इसी बुक का पहला चैप्टर बताएगा कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। ठीक है। तो बॉडी के जो सारे फ्लूइड्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे अगर बैलेंस में रहें तो इसको हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिस कायम हो रही है। ठीक है। तो मजीद एक्सप्लेनेटरी तो वही है, पहला चैप्टर जब मैं पढ़ाता था तो अच्छे से पता। लेकिन दोनों का जो काम है ना, नर्वस सिस्टम का और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का, दोनों का काम जो है वो बेसिकली जिस्म के अंदर होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना है। मैं आपको इसकी एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर 1 मिनट के लिए अगर आप सोच लें कि किसी बंदे का जो है वो खून निकल गया है बहुत ज्यादा जिस्म से। ठीक है। किसी बंदे का जिस्म से खून बहुत ज्यादा निकल गया। तो क्या हुआ कि अब क्या होगा, उसका ब्लड थोड़ा हो गया ना, उसकी आर्टरी पर करो मेरे, ये किसी के बंदे के कलाई पर कट लग गया और उसकी आर्टरी से ब्लड निकल गया। 2 लीटर ब्लड निकल गया, 5 में से 2 लीटर निकल गया। ठीक है। तो अब जब 3 लीटर ब्लड जो है, 2 लीटर ब्लड जाया हो गया तो 3 लीटर रह गया। ठीक है। तो देखो, अब क्या होगा कि दोनों सिस्टम ही एक्टिवेट हो जाएंगे, नर्वस सिस्टम भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी, या एंडोक्राइन सिस्टम में, इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे बॉडी को होम्योस्टेसिस पे लाने के लिए, क्योंकि ये 3 लीटर जो है ये होम्योस्टेसिस नहीं है। ठीक है। ये होम्योस्टेसिस नहीं है। होम्योस्टेसिस क्या है? 5 लीटर। ठीक है। मैं पहले एंडोक्राइन सिस्टम की बात करता हूँ, फिर मैं नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ये पैगाम जो है 3 लीटर वाला, ये हाइपोथैलेमस तक जाएगा। हाइपोथैलेमस तक जब पैगाम जाएगा कि ब्लड में तीन बॉडी में 3 लीटर ब्लड रहेगा, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर सॉरी, हाइपोथैलेमस में से जो सिग्नल हैं वो जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक हार्मोन स्टोर होता है जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। वो रिलीज हो जाएगा। ये एडीएच बेसिकली पैदा हाइपोथैलेमस में ही होता है, बनता वही है, स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। पिट्यूटरी के सारे हार्मोन उसके अपने होते हैं, स्वाय पिछले वाले जो 2 हार्मोन हैं, जो पिछले पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो 2 हार्मोन है ना, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये पिट्यूटरी ने अपने नहीं बनाए होते। ये पिट्यूटरी के अपने नहीं होते। ठीक है। ये हाइपोथैलेमस के बने हुए होते हैं लेकिन स्टोर वहां पर होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ कि ये एडीएच गया और इसने आपके इसी बुक के जो चैप्टर यानी कि इसी बुक का पहला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 15, होम्योस्टेसिस वाला, उसमें ही लिखा हुआ है ये बात। एडीएच जाएगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और किडनी का जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पर जाकर एक्ट करेगा। और पानी जो है उसको यूरिन में जाने से रोक देगा। पानी यूरिन में नहीं जाएगा, पानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी यूरिन बनना कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो बॉडी जो है वो पानी ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करना शुरू कर देगी, मतलब बचाना शुरू कर देगी। ठीक है। ये सिस्टम एक्टिवेट होगा इस तरह। ठीक है। नर्वस सिस्टम किस तरह एक्टिवेट होगा? नर्वस सिस्टम को भी जब पता चलेगा कि 3 लीटर ही ब्लड रह गया, ब्लड थोड़ा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, बेसिकली जब 5 लीटर से 3 लीटर ब्लड रह गया है तो ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा होगा। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जब मेंटेन नहीं हो रहा होगा तो बॉडी शॉक में चली जाएगी। शॉक का क्या मतलब है? कि ब्लड प्रेशर यानी कि दिल जो है वो जिस्म के हर सेल तक ब्लड पहुंचा नहीं पा रहा। देखो, ब्लड प्रेशर का जो है मेंटेन होना वो ब्लड के जिस्म के हर सेल तक जाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर दिल तो बड़ा अच्छा पंप कर रहा है लेकिन ब्लड ही थोड़ा है तो फिर भी ब्लड प्रेशर कम रहेगा।
तो ब्लड प्रेशर कम होने की एक से ज्यादा रीजन हो सकती है, या तो ब्लड ही कम है, या दिल पूरी ताकत से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है। तो और भी वजह हैं। तो अगर ब्लड कम है, ये देखो 3 लीटर ब्लड है, 5 लीटर नहीं, तो ब्लड प्रेशर कम होगा, तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, नर्वस सिस्टम कहेगा कि चलो ब्लड तो कम है, लेकिन मैं पता क्या करता हूँ, मैं जो ये जो नालियां है ना, ये जो नालियां हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन करवा देता हूँ। यानी कि ये नाली अगर इतनी खुली हुई हुई है, इतनी खुली नाली है, तो मैं क्या करूंगा, इस नाली को इतना कर दूंगा। तो देखो अगर पानी इतनी खुली नाली में से, यानी कि ब्लड इतनी खुली नाली में से गुजरेगा, तो वो प्रेशर नहीं मेंटेन होगा उसका। प्रेशर होता है जो ब्लड वेसल की वॉल पर लगता है, ब्लड का प्रेशर। लेकिन अगर वही उतना ही पानी में इस नाली में से गुजारूं, तो अच्छा प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। और इस अच्छे प्रेशर के मेंटेन होने की वजह से सारी जिस्म के सेल्स तक ब्लड पहुंचता रहेगा। तो ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से बॉडी को होम्योस्टेटिक बनाता है। ठीक है जी, बहुत समझा दिया, बाकी करते हैं। अब आगे डिफरेंसेस कौन से हैं जी। पहले तो हमने सिमिलरिटी पढ़ ली, लेकिन हमें भी पता है और आपको भी पता है कि नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन या एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे फर्क भी हैं। फर्क क्या है, सबसे पहला फर्क, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स 3 किस्म के होते हैं, सेंसरी, एसोसिएटिव और मोटर। ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से कोई 1.5-2 घंटे लगा के बताया था कि ये 3 किस्म के न्यूरॉन किस तरह के होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनके फंक्शन क्या है। न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नर्वस सिस्टम में हमें भी पता है कि उसका जो बेसिक यूनिट है ना नर्वस सिस्टम का, बेसिक यूनिट हम किसी भी चीज का उसे कहते हैं जिस जिस यूनिट के जिस उस चीज को हम किसी भी एक चीज का यूनिट कह सकते हैं कि अगर वो यूनिट, काफी ज्यादा यूनिट्स आपस में मिल जाए तो वो पूरी चीज बन जाए। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग का यूनिट क्या होता है, एक बिल्डिंग का यूनिट एक ईंट होती है। अगर आप एक ईंट को, मल्टीपल ईंटों को आपस में मिला देंगे ना, तो फिर एक बिल्डिंग बन जाएगी। इसी तरह इंसान पूरे का यूनिट क्या है, इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्या है, सेल है। सेल, अगर बहुत सारे सेल आपस में मिल जाएंगे तो पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाए। तो इसी तरह नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है, खास किस्म के सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये 3 किस्म के हो सकते हैं, सेंसरी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, मोटर। हाँ, ये बात है कि नर्वस सिस्टम में इनके अलावा भी कुछ किस्म और किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स बेसिकली स्पोर्ट सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स की हिफाजत करते हैं, इनको न्यूट्रिशन देते हैं, इनकी इंजरी हो जाए तो इनको प्रोटेक्शन करते हैं, इनको बहुत वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो न्यूरॉन बेसिकली बेसिक यूनिट है, और न्यूरोग्लायल सेल्स जो है वो अलग हैं। हालांकि न्यूरॉन और न्यूरोग्लायल सेल्स जो वो 50-50% ही होते हैं, यानी कि अगर 50% हिस्सा जो है वो नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स बनाते हैं, तो 50% हिस्सा न्यूरोग्लायल सेल्स बनाते हैं, लेकिन मेन फंक्शन न्यूरॉन्स का है, ठीक है। क्योंकि नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है, नर्वस सिस्टम का मेन काम है सिग्नल पहुंचाना। तो ये न्यूरोग्लायल सेल्स नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह न्यूरोग्लायल सेल्स जो है वो सिग्नल नहीं पहुंचा सकते, वो न्यूरॉन्स ने पहुंचाना। केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्या पॉइंट है इसके मुकाबले में, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स such as those found in hypothalamus release hormones and are units of structure and function। केमिकल कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स नहीं होते। अलबत्ता 2 किस्म के सेल्स होते हैं, या तो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे। हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, इसके सेल्स सारे हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, ठीक है। पिट्यूटरी के सारे सेल्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, एड्रीनल के सारे सेल्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। और कुछ सेल्स इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिन पर सिग्नल न्यूरॉन्स से आ रहा हो, लेकिन आगे वो कुछ केमिकल पर पैदा कर दे। जैसे हाइपोथैलेमस में मैंने आपको 15,000 दफा ये मिसाल दी कि हाइपोथैलेमस तक जब कोई भी सिग्नल जाता है तो वो आगे से कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है, जो केमिकल जाकर अगर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं, और पिट्यूटरी से फिर भी कुछ केमिकल निकलता है। तो ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स और हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ये यूनिट बनाते हैं। ये हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट केमिकल कोऑर्डिनेशन का। चलेंगे दूसरा पॉइंट, chemicals produced by neuron ending act where they are produced, that is very close to the cells they influence,
commonly found less than a micrometer away. For example, acetylcholine produced by nerve endings at synapse excites the next neuron. यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो न्यूरॉन्स की एंडिंग से केमिकल्स निकलते हैं, केमिकल मैसेंजर जो निकलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, वो कहाँ पर एक्ट करते हैं? वो बिल्कुल साथ अगले ही न्यूरॉन पर एक्ट करते हैं। ये मैं आपको पिक्चर से भी दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई शक रह गया हो तो। ये देखो, यहाँ से ये न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और इसमें से केमिकल निकला है, और ये बिल्कुल साथ दूसरा न्यूरॉन पड़ा हुआ है और वहां पर जाकर एक्ट कर गया। ठीक है। तो यहाँ नर्वस सिस्टम में जो केमिकल निकलते हैं सेल से बाहर, वो बिल्कुल साथ ही एक्ट कर जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल साथ ही दूसरा न्यूरॉन पड़ा होता है, उन पर काम कर जाते हैं। ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं, एग्जांपल दिए उसने कि एसिटाइल कोलिन, ये लाल रंग के दाने एसिटाइल कोलिन के ही हैं, जो कि बाहर निकलकर यहाँ पर रिसेप्टर पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जबकि जबकि इसके मुकाबले में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लैंड से, वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड से पूरे जिस्म में घूमते रहते हैं। ठीक है। और घूम घूम कर अपनी मर्जी के सेल्स पर एक्ट करते हैं। ठीक है। केमिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि इनमें नर्वस सिस्टम में जो केमिकल बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं वो हार्मोन ही होते हैं। उनको हार्मोन कहते हैं। जो नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम में सॉरी केमिकल्स होते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स हो सकते हैं न्यूरो हार्मोन्स बेसिकली वो वाले हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, आर कोल्ड इनटू एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। यही तो बात है जो समझने वाली, कि एंडोक्राइन सिस्टम के जो सारे हार्मोन्स हैं, सारे केमिकल्स हैं, वो ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये मैंने इस पर बात इसी बात पर आधा घंटा पहले भी लगाया। These hormones affect the target cells which are far away from where the hormones are produced. तो वो कह रहा है कि ये वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ये जिन टारगेट सेल्स पर जाकर अटैच कर होते हैं और काम करते हैं, जिन टारगेट सेल्स पर जाकर काम करते हैं, ये वो टारगेट सेल बहुत दूर होते हैं इनके बनने की जगह से। मिसाल के तौर पर जो एडीएच की उसने मिसाल दी, मैं भी यही देता हूँ कि एडीएच जो हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। लेकिन ये काम कहाँ पर जाकर, पिट्यूटरी हमारे दिमाग में है, हमारी खोपड़ी में पड़ी हुई है पिट्यूटरी, ठीक है, छोटा सा। तो लेकिन ये काम कहाँ पर कर रहा है एडीएच? ये जाकर, ये हमारे पसलियों के निचले, बिल्कुल निचले वाली पसलियों के पीछे पड़े होते हैं गुर्दे, वहां पर जाकर काम कर रहा है एडीएच। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो देखो खोपड़ी से गुर्दों तक का कितना फर्क है। तो ये दूर दूर जाकर काम करते हैं जो केमिकल कोऑर्डिनेशन के हार्मोन होते हैं। ठीक है, यही उसने बताया कि एडीएच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी but affects the target cells present in the nephron and collecting tubule of kidney to control reabsorption of water। ठीक है। तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी का। तीसरा फर्क क्या है? इन दिस सिस्टम द न्यूरॉन रिलीजेस इट्स न्यूरोट्रांसमीटर इनटू वन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स। इस वाले सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, जो न्यूरॉन्स अपने न्यूरोट्रांसमीटर को सेक्रीट भी करते हैं ना, जैसे कि एसिटाइलकोलिन को सेक्रीट करते हैं, यहाँ पर उसे वर्ड इनटू नहीं यूज करना चाहिए था। ये बहुत ही बुरा वर्ड लिखा हुआ है, नियर यूज कर लेता तो ठीक था। ठीक है। तो असल में वो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि एक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो एक खास किस्म के सेल्स के बिल्कुल करीब करीब फेंक देते हैं। ठीक है। जैसे एक न्यूरॉन जब केमिकल प्रोड्यूस करता है, तो अगले न्यूरॉन के बिल्कुल करीब उस केमिकल को फेंक देता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये वाला पिछले वाला न्यूरॉन जब केमिकल फेंकता है, तो ये अगले वाले न्यूरॉन को बिल्कुल करीब फेंक देता है। ठीक है, न्यूरॉन के करीब फेंकता है। इस इस केमिकल को वो किसी ब्लड में नहीं फेंकता। यहाँ पर ब्लड थोड़ी है, ब्लड तो नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ ब्लड में नहीं फेंकता। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो थायराइड से थायरोक्सिन निकलेगा, या पिट्यूटरी से टीएसएच निकलेगा, एसीटीएच निकलेगा, वो ये हार्मोन कहाँ पर फेंकेगा? पिट्यूटरी कहाँ पर फेंकता है? पिट्यूटरी के ये हार्मोन को कहाँ पर फेंकता है? वो सीधा ब्लड में फेंक देता है। द ब्लड बॉर्न हार्मोन्स। जबकि इसका उसने काउंटर पार्ट लिखा है कि द ब्लड बॉर्न हार्मोन्स बाथ मिलियन ऑफ सेल्स इंडिस्क्रिमिनेटली एंड ओनली अ फ्यू रिस्पॉन्ड टू दीज हार्मोन्स। वो कह रहा है कि ब्लड बॉर्न ब्लड बॉर्न का मतलब जो है ना, वो ये नहीं है कि ये ब्लड में बनते हैं। ये वाला बॉर्न दूसरा है। ठीक है।
ब्लड बोर्न का मतलब है कि ब्लड में रहते हैं जो हॉर्मोन्स। ठीक है। तो टीएसएच कहाँ रहता है, टीएसएच कहाँ होता है, ब्लड में होता है। पैदा तो पिट्यूटरी से टीएसएच होता है, लेकिन जाता फौरन कहाँ है, ब्लड में, और पूरे जिस्म में घूमता है। और जाकर एक्ट कहाँ पर करता है, क्या जो टीएसएच जो पिट्यूटरी से निकला है वो ब्लड में ऐड हो गया है। ठीक है, मैं एक मिनट आपको मिसाल दे रहा हूँ। चलो मैं आपको ये डायग्राम साथ में सामने ला के बताता हूँ। ये देखो, ये पिट्यूटरी है और इसमें से ये टीएसएच निकला है। ठीक है, ये पिट्यूटरी में से टीएसएच निकला है। ये टीएसएच कहाँ जाएगा, ये ब्लड में जाएगा, इसीलिए तो ये हार्मोन है, इसीलिए तो हम इसको हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड में जाएगा। ठीक है। अब ये ब्लड जो है, क्या ये सिर्फ थायराइड ग्लैंड तक भी जा रहा है या जिस्म के बाकी सारे हिस्सों तक भी जा रहा है, क्या ये किडनीज तक नहीं ब्लड जा रहा, क्या ये दिल तक नहीं जा रहा ब्लड, क्या ये लिवर तक नहीं जा रहा, क्या ये टांगों तक नहीं जा रहा, गुर्दों तक नहीं जा रहा, पेंक्रियाज तक नहीं जा रहा, किसी से तक नहीं जा रहा। ब्लड जिस्म के हर हिस्से तक हर मोमेंट पर जाता है। ठीक है। तो ये तो टीएसएच जो हार्मोन है, ये भी जिस्म के सारे हिस्सों पर ही जा रहा है। ठीक है, लिवर तक भी जा रहा है, हार्ट तक भी जा रहा है, टीएसएच भी सारे हिस्सों पर जा रहा है, मसल तक भी जा रहा है। लेकिन टीएसएच एक्ट यहाँ पर ही करेगा, टीएसएच इनमें से किसी पर भी एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ना हार्ट पर, ना लिवर पर, ना मसल पर टीएसएच का रिसेप्टर ही नहीं मिली है। टीएसएच को जुड़ने के लिए जगह ही नहीं मिलती इन पर। टीएसएच को जुड़ने के लिए जगह कहाँ मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड पर मिलेगी। ठीक है। तो इस यही वो यहाँ पर कह रहा है कि जो ये हार्मोन है, ये प्रोड्यूस होकर ब्लड में तो जाते हैं, लेकिन और 100 मिलियन सेल्स को बाथ भी करते हैं। बाथ का मतलब है कि उनको नहलाते भी हैं, लेकिन काम कहाँ पर करते हैं, सिर्फ जहां पर उनके रिसेप्टर हो। ठीक है, स्पेसिफिक। वो कह रहा है ब्लड बॉर्न हार्मोन्स बैथ मिलियंस ऑफ सेल्स इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली अच्छा वर्ड है, इसका मैं तर्जुमा बता देता हूँ। इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्क्रिमिनेशन का ऑपोजिट है। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं तमीज करने को, तमीज करने को यानी कि फर्क करने को, तफरीक करने को। हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ चुकी है, पाकिस्तान में अमीर और गरीब के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ चुकी है, या पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि अमीर और गरीब तबके में बहुत तफरीक हो चुकी है। या हम ये कहते हैं कि आम जो आम लोग, जाहल और आलम जो है, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं रही। ठीक है, तो मतलब फर्क नहीं रहेगा। इन डिस्क्रिमिनेशन होता है फर्क करना, और इन डिस्क्रिमिनेशन होता है फर्क ना करना। तो जो हार्मोन है ये फर्क नहीं करते, हर सेल के पास जाते हैं, लेकिन काम कहाँ पर करते हैं, स्पेसिफिक हार्मोन। और ठीक है, कुछ ही सेल्स हैं जो जहां पर जाकर ये हार्मोन्स काम करेंगे। आगे वाला पॉइंट आ गया। दिस हैज इमीडिएट इफेक्ट और शो रिस्पॉन्सेज टू अ स्टिमुलस इंस्टेंटली। हमें भी पता है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत तेजी से काम करते हैं, नर्व इम्पल्स बहुत तेजी से काम करती है। जब आप किसी गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो आपका हाथ फौरन पीछे हट जाता है, एक सेकंड के भी हजारों। तो ये फौरन फौरन काम करते हैं, जबकि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन फौरन भी काम कर सकते हैं। दीज में हैव इमीडिएट इफेक्ट, इनका काम फौरन भी हो सकता है। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन का काम काफी तेजी से होता है। आप खाना खाएं, आपकी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगी, आप इंसुलिन लगाएं, फौरन कम हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर हार्मोन्स जो हैं वो, इनका काम लंबा होता है और काफी देर बाद में मतलब जाहिर होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हार्मोन जो है वो अपना काम करता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में प्रोटीन बढ़ाता रहता है, बंदे का कद बढ़वाता रहता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा काम कर रहा है, सालों तक ग्रोथ हार्मोन काम करता है। मतलब पैदा होने से लेकर 20-25 साल तक ग्रोथ हार्मोन जो है वो साइज बढ़ाता है बंदे का, बाद में भी काम करता है। दिस कंट्रोल इज affected through the electrical signals that travel within the cell itself, and it releases its neurotransmitter only where it reaches its target. तो ये कह रहा है कि ये वाला जो सिस्टम है, इसमें आमतौर पर न्यूरॉन्स के अंदर तो सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल करता है, लेकिन जब वो न्यूरॉन किसी मसल पर जाते हैं तो वहां पर वो न्यूरो को रिलीज कर देते हैं, एसिटाइलकोलिन को,
एपिनेफ्रिन को, नोर एपिनेफ्रिन को, ठीक है। यहाँ पर न्यूरो का मतलब ये है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई है, मैंने आपको सारा ये पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। जबकि दिस कंट्रोल इन्वॉल्व ओनली केमिकल सिग्नल, इस एंडोक्राइन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होते, ठीक है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ केमिकल ही होते हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल तक पैगाम लेके जाते हैं। दिस शोज फास्टर और रैपिड इफेक्ट, ये जो होता है ये बड़ा तेजी से और बहुत तेजी से काम करता है। दिस स्पीड ऑफ impulse is most cases is 100 meters per second, but maximum speed of nerve impulse recorded in human being is 120 meters per second, ठीक है। इतनी ज्यादा तेजी से काम करता है। एक सौ एक 100 मीटर कर ट्रेवल कर जाती है इम्पल्स एक सेकंड में। इंसान सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर का होता है, इंसान सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर का होता है, देखो। तो एक सेकंड में अगर सर से लेकर 5 मीटर का भी नहीं होता, बल्कि इंसान तो 5 तो फुट का होता है। तो मीटर तो और भी कम हो गया, मुझे भी याद नहीं कितना, तो 3 मीटर का होगा शायद। हाँ, 3 मीटर का होगा। तो सर से लेकर पाँव तक आप देख लो, एक सेकंड में 30 दफा सिग्नल जा सकता है, मतलब एक आइडिया अंदाजा नहीं पा रहा हूँ। तो लेकिन ये वाला जो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ये बड़ा तेज नहीं है, ये स्लोली स्लोली लेकिन लंबे अरसे तक काम करता है, ठीक है। The chemicals involved in this system, the neurotransmitters और neurohormones are short lived। हाँ, देखो, इसमें इस सिस्टम में जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, न्यूरो ट्रांसमीटर जिनको हम नॉर्मली कहते हैं, इसने यहाँ पर न्यूरो हार्मोन भी वर्ड यूज कर लिया। बड़ा फैंसी वर्ड है लेकिन चलो यूज कर लिया। तो न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन्स जैसे कि एसिटाइल कोलिन है, ये मैं आपको इस पिक्चर से दिखा देता हूँ कि इस हार्मोन, इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक पैगाम पहुंचाना है, तो एसिटाइल कोलिन यहाँ से वो बाहर निकालता है, ये पीले रंग के दाने। ये पीले रंग के दाने जब रिसेप्टर पर अटैच होते हैं, उसके बाद जब ये रिलीज होते हैं तो ये फौरन यहाँ से टूट जाते हैं। इनको तोड़ने के लिए एंजाइम मौजूद होते हैं यहाँ पर, तो वो इन एसिटाइल कोलिन को तोड़ देते हैं। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एक एंजाइम होता है जो यहाँ पर होता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है फौरन, ठीक है। तो ये फौरन ही टूट जाता है एसिटाइल कोलिन। Broken down shortly after their release, thus the effect of messenger sent by neurons tended to be of much shorter duration। तो इस तरह एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट रहेगा वो बहुत थोड़े से अर्से तक रहेगा, ठीक है। लेकिन हॉर्मोन्स जो होते हैं ये इतनी जल्दी नहीं टूटते। The hormones are the chemicals which remain active for much longer duration within the blood and thus have much longer duration for their action। तो हॉर्मोन्स का काम लंबे अरसे तक जारी रहता है, ठीक है, ये लंबे अरसे तक काम करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे ये जो बिहेवियर और इनमें बिहेवियर वगैरह ना, ये सारे साइकोलॉजी के टॉपिक हैं। ये मेडिकल के नहीं है, ये साइकोलॉजी के टॉपिक है। तो इसने यहाँ पर इसको भी टेस्ट दिया, शुरू में न्यूरो को लेके आया ना, न्यूरोलॉजी को, तो उसने कहा एंड पर थोड़ा सा साइकोलॉजी को भी टेस्ट लेता हूँ मैं। इस तरह से उसने चैप्टर को बैलेंस करने की कोशिश की, लंबा बना दिया उसने इस चैप्टर को, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन चलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।